हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ judiciary.com। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963 के लिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स होते हैं, मोर और लेस लिमिटेशन एक्ट उन सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस का पार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। इस एक्ट में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 32 है, ये आप याद रखिएगा। इसका जो जनरल अरेंजमेंट्स ऑफ सेक्शंस है वो देख लेते हैं। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट और हमारा डिफिनीशंस आता है। पार्ट टू डील्स विथ लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। अब ये याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है लिमिटेशन एक्ट में कि कौन सा पार्ट किस चीज से डील कर रहा है। तो पार्ट 2 लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें सेक्शन 3 टू सेक्शन 11 है। सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन, एक्सपायरी पीरियड, लीगल डिसेबिलिटी। इन सभी के ऊपर हम लोग अपनी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिर पार्ट 3 बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट कैसे किया जाएगा, मतलब उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इसमें सेक्शन 12 से लेके सेक्शन नंबर 24 तक सारे मेथड्स या प्रोसेस आप कह सकते हैं जिससे हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट होगा, मतलब कब स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है पार्ट फोर बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। ये काफ़ी आपको डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट इस पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो हम लोग वीडियो के डिटेल में देखेंगे। पार्ट 5 हमारा लास्ट पार्ट है, दैट टॉक्स अबाउट मिसलेनियस। और फिर हमारा है शेड्यूल। शेड्यूल में बेसिकली ये सभी चीज़ दी गई है कि कौन से सूट, अपील और एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशन, और उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कि कितने पीरियड में आपको सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करना है। सो लेट्स बिगिन विद इट। लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, ये एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963 है। अब इस एक्ट का बेसिक पर्पस है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज फॉर द लिमिटेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट और अमेंड करके एक जगह पे लाना। और वो लिमिटेशन के जो लॉज है वो सूट या अदर प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया आफ्टर द JNK recognition act. It shall come into force on such date at the central government may by notification in the official gazette appoint. ठीक है, और इसका एनफोर्समेंट डेट जो है वो है 1 जनवरी 1964। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। द लिमिटेशन पीरियड का जो हमारा एनफोर्समेंट डेट है दैट इज 01/01/1964। 1/1/1964 ये हमारा लिमिटेशन पीरियड का एनफोर्समेंट डेट है। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द डिफिनीशन। कलर चेंज कर लेते हैं। Section 2 of this act talks about definition. In this act, unless the context otherwise requires, applicant includes petitioner, any person from or through whom an applicant derives his right to apply, any person whose estate is represented by the applicant as an executor, administrator or other representative. अब एप्लीकेंट का डिफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला तो है पिटिशनर, सिंपली जो पिटिशन कोर्ट में फाइल कर रहा है वो पिटिशनर एंड वो पर्सन एप्लीकेंट होगा। नव सेकेंड पॉइंट में समझने वाली बात है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके थ्रू कोई राइट टू अप्लाई डिराइव करता हो वो भी हमारा एप्लीकेंट होगा। कोई ऐसा पर्सन
जिससे कोई दूसरा व्यक्ति राइट टू अप्लाई डिराइव करता हो, तो जिस व्यक्ति से वो राइट टू अप्लाई डिराइव कर रहा हो वो भी एप्लीकेंट होगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन थ्रू हुम, जिसके थ्रू कोई अदर पर्सन राइट टू अप्लाई डिराइव कर रहा हो, तो जो पर्सन अप्लाई करेगा वो तो एप्लीकेंट होगा, और जिसके थ्रू वो राइट को डिराइव कर रहा है अप्लाई करने का, वो भी हमारा एप्लीकेंट के डिफिनीशन में इंक्लूडेड होगा। तो एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply. एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। एप्लीकेशन में पिटीशन इंक्लूड होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हंडी एंड अ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज में हंडीज और चेक भी इंक्लूडेड रहेंगे। बॉन्ड, नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारा बॉन्ड का। बॉन्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पर्सन खुद को ऑब्लाइज करता है, खुद के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालता है कि वो मनी पे करेगा किसी अनदर पर्सन को, वो उस कंडीशन में कि वो that the obligation shall be void if the specified act is performed or is not performed as the case may be. Bond includes any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if the specified act is performed or is not performed as the case may be. बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोई पर्सन खुद को ऑब्लाइज करता है कि वो पेमेंट करेगा पैसा किसी अनदर पर्सन को, और वो जो ऑब्लिगेशन है वो वॉइड होगा अगर कोई एक स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म हो जाता है, या फिर वो परफॉर्म नहीं होता है, या फिर जिस तरह से भी उस बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट में मेंशन हो। डिफेंडेंट का जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है वो बात करते हैं कोई भी एक ऐसा पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी सूड। डिफेंडेंट को पहला तो वो पर्सन जो सू हो रहा है, जिस पे सूट फाइल किया जा रहा है, वो तो डिफेंडेंट होगा, और साथ में डिफेंडेंट में वो भी पर्सन इंक्लूड हो रहा है जिसके थ्रू या जिससे, फ्रॉम होम या थ्रू होम, जिसमें डिफेंडेंट के फ्रॉम होम या थ्रू होम, वो व्यक्ति जिसके थ्रू या जिससे डिफेंडेंट के ऊपर लाइबिलिटी हो रहा है सू होने का, ठीक है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका स्टेट रिप्रेजेंट हो रहा है डिफेंडेंट के द्वारा एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अगर डिफेंडेंट जो है वो किसी का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिफेंडेंट रहेगा, लेकिन वो जिस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्सन भी हमारा डिफेंडेंट होगा। तो वो व्यक्ति जिसका स्टेट रिप्रेजेंट हो रहा है ही इज ऑल्सो डिफेंडेंट, एंड जो एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या अदर रिप्रेजेंटेटिव किसी व्यक्ति का स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज ऑल्सो डिफेंडेंट। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा ईजमेंट का। Easement includes a right not arising from a contract. वेरी इंपॉर्टेंट, ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता है। नेक्स्ट, बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन अटैच टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। ये एक बहुत ही यूनिक राइट है जो किसी पर्सन को दूसरे के लैंड पे मिलती है, दूसरे के सॉइल पे मिलती है। ये एक ऐसा राइट है जिसमें एक पर्सन एंटाइटल्ड है अपने प्रॉफिट के लिए किसी अदर पर्सन के लैंड से या किसी अदर पर्सन के सॉइल से कुछ रिमूव या अप्रोप्रिएट करना अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, दूसरे पर्सन के सॉइल से या दूसरे पर्सन के लैंड से, ठीक है। उस लैंड में जो भी ग्रो हो रहा है, अटैच हो रहा है, या उस लैंड में जो सब्सिस्ट कर रहा है, उन चीज़ों को कोई अनदर पर्सन रिमूव या अप्रोप्रिएट कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, उसे हम ईजमेंट कहते हैं। फॉरेन कंट्री का मतलब होता है कोई भी कंट्री अदर देन इंडिया। इंडिया को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज है वो इस एक्ट पर्पसेस के लिए फॉरेन कंट्री मानी जाएगी। गुड फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, क्लॉज एच। Good faith, nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care and attention. कोई भी ऐसी चीज
जो आप ड्यू केयर एंड अटेंशन से नहीं करते हैं उसे गुड फेथ में नहीं माना जाएगा. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लेंटिव. Plaintiff includes any person from or through whom a plaintiff derives his right to sue. Similar definition, plaintiff कोई भी है, वो person भी include होगा जिसके थ्रू या जिससे plaintiff अपना right to sue का right derive कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा person जिसका state represent हो रहा है plaintiff के द्वारा as executor या administrator. ठीक है. एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेंटिव. प्लेंटिव जिसका स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो व्यक्ति भी प्लेंटिव होगा. मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसका जे क्लॉज है, याद रखिएगा. पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड दोनों सेम सेक्शन, दोनों सेम क्लॉज में मेंशन है, दैट इज जे. पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब होता है मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल. पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो पीरियड है किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने का जो इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है. और प्रिस्क्राइब पीरियड वो पीरियड होता है जो प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग में कंप्यूट किया जाता है. पीरियड ऑफ लिमिटेशन मान लीजिए 3 साल का दिया हुआ है, लेकिन अब वो 3 साल का काउंटिंग कैसे किया जाएगा वो इस एक्ट के प्रोविजन में मेंशन है. और वो जो प्रोसेस है काउंटिंग या कंप्यूट करना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है उसे हम प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा प्रोमिसरी नोट का. प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे जो मेकर है एंगेज करता है खुद को कि वो एंगेजेस एब्सोल्युटली to pay a specified sum of money to another at the time therein limited on demand or at sight. Promissory note कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट खुद को इंगेज करता है, मतलब खुद के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्युटली डालता है कि वो जो उस प्रोमिसरी नोट में स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी है वो अनदर पर्सन को पे करेगा, जो टाइम उसमें लिखा हुआ है कि किस दिन किस समय पे किस टाइम पे उसको पेमेंट करना है, या फिर ऑन डिमांड पे अगर अदर पर्सन उससे डिमांड करेगा कि पेमेंट कर दो वो, या फिर एट साइट मतलब प्रोमिसरी नोट दिखाएगा तो वो मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट उसको पेमेंट करेगा. सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एन एप्लीकेशन. दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन. टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है उसे हम टॉर्ट कहते हैं. ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार, a mortgagee remaining in possession after the mortgage has been satisfied, or a person in the wrongful possession without a title. ट्रस्टी में कौन कौन पर्सन इंक्लूड नहीं होगा, तो बेनामीदार इंक्लूड नहीं होगा. मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड. मॉर्गेज का अमाउंट सेटिस्फाई करने के बाद जो मॉर्गेजी है वो अभी भी अगर पोजेशन में कंटिन्यू कर रहा है तो ही विल नॉट बी डीम्ड एज ट्रस्टी. और कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजेशन में है बिना टाइटल के, तो उसे भी हम ट्रस्टी नहीं मानेंगे. मूविंग ऑन टू द पार्ट 2, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन. सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट बार ऑफ लिमिटेशन. ठीक है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस contained in section 4 to 24, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although the limitation has not been set up as a defense. सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन का. सेक्शन 4 और 24 में जो दिया हुआ है उसको अलग रख के, ठीक है, उन प्रोविजन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको साथ में लेकर, अगर सीधा सीधा बात कहा जा रहा है कि कोई भी सूट या अपील या एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के बाद फाइल की गई हो, कोर्ट उसे डिसमिस करेगा. कोर्ट इज बाउंड टू डिसमिस दैट एप्लीकेशन, भले ही अपोजिट पार्टी ने लिमिटेशन का डिफेंस लिया हो या ना लिया हो. कोर्ट सुओ मोटो भी कोई एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है अगर उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया है. अब फॉर सेक्शन नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इंस्टीट्यूटेड. हम कब मानेंगे सूट इंस्टीट्यूटेड, किन चीज़ों को मानेंगे सूट इंस्टीट्यूटेड इस एक्ट के पर्पसेस के लिए. इन ऑर्डिनरी केस व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, in case of a pauper when his application for leave to sue as pauper is made, in case of claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sent its claim to the official liquidator.
अगर ऑर्डिनरी केस है तो हम मानेंगे सूट उस दिन इंस्टीट्यूट हुआ है जिस दिन प्लेंट को प्रेजेंट किया गया था प्रॉपर ऑफिसर को, उस दिन माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अगर इन केस ऑफ पॉपर है, आई होप आप पॉपर का मीनिंग समझते, नहीं समझते तो आप मेरा सीपीसी का प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर केस है पॉपर का तो हम मानेंगे कि अब पॉपर के केस में कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो उस दिन माना जाएगा जिस दिन पॉपर ने अपना एप्लीकेशन फाइल किया था कोर्ट का परमिशन लेने के लिए कि वो एज अ पॉपर सू करना चाहता है। तो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया गया था, अब उसके मान लीजिए 1-1.5 महीना बाद एप्लीकेशन में हियरिंग वगैरह हुआ और सारी प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, तो और उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट हुआ। तो पॉपर के केस में जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट होता है वो हमारा डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं होता है। जिस दिन पॉपर एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में एज अ पॉपर सू करने का लीव लेने के लिए, वो डेट हमारा डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट माना जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप किसी कंपनी के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हो और वो कंपनी वाउंड अप हो रही है, मतलब बंद हो रही है और वाउंड अप हो रही है बाय द कोर्ट, तो हम किस दिन मानेंगे कि आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है? उस दिन जिस दिन क्लेमेंट ने पहली बार अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजा था। आई होप आप इन सभी टर्म से फेमिलियर है, लिक्विडेटर, बीइंग वाउंड अप। इफ नॉट देन रेफर टू माय प्लेलिस्ट। नेक्स्ट है क्लॉज बी, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। अगर आप किसी भी तरह का सेट ऑफ या काउंटर क्लेम किसी सूट में क्लेम करते हैं तो उसे हम सेपरेट सूट मानेंगे, उसे हम पार्ट ऑफ द सेम सूट नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब अगर आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं या काउंटर क्लेम को क्लेम कर रहे हैं किसी सूट में, तो इन दोनों चीजों के लिए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए कौन सा डेट माना जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, क्योंकि लिमिटेशन तो आपका ये दोनों में भी लगेगा क्योंकि इसे हम एज अ सेपरेट सूट कंसिडर कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, सेट ऑफ के केस में सेम डेट एज द सूट, जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ था हम मान लेंगे कि सेट ऑफ भी उसी दिन इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट हुआ था आपका 28 जनवरी को और आपने सेट ऑफ प्लीड किया है 30 जनवरी को, तो आपका जो सेट ऑफ का डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा वो 28 जनवरी ही होगा। ये मैंने बड़े से बड़े यूट्यूब पे एडुकेटर्स को देखा है इस पॉइंट को गलत एक्सप्लेन करते हुए, और मैंने कमेंट्स में भी मेंशन किया था, बट आई डोंट नो व्हाई उन लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ न रेक्टिफिकेशन किया है और आज भी वो सेम बात ही पढ़ाते हैं। एनीवेज, मूव फॉरवर्ड। इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम के केस में ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड, ठीक है। सेट ऑफ में वो दिन जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, काउंटर क्लेम में वो दिन जिस दिन काउंटर क्लेम इंस्टीट्यूट हुआ है, दैट विल बी द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ काउंटर क्लेम। फिर से सेम एग्जांपल, 28 जनवरी को आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, 30 जनवरी को काउंटर क्लेम किया, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ काउंटर क्लेम है वो 30 जनवरी ही होगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। An application by notice of motion in High Court is made when application is presented to the proper officer. अब हाई कोर्ट में जब एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं बाय नोटिस ऑफ मोशन ऑफ द हाई कोर्ट, तो कब माना जाएगा? जब आप उसके प्रॉपर ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन देंगे उस दिन माना जाएगा कि उस दिन वो इंस्टीट्यूट हुआ है। सेक्शन 4, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। When the prescribed period for any suit, appeal और application, अब याद रखिएगा सेक्शन 4 इज एप्लीकेबल ऑन सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, तीनों पे अप्लाई होता है, सूट पे, अपील पे और एप्लीकेशन पर भी, ठीक है। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, ठीक है। When prescribed period of any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, अब जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो उस दिन एक्सपायर हो रहा है, जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उस दिन कोर्ट हमारा क्लोज्ड है। तो सूट, अपील या एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट करेंगे किस दिन? उस दिन जिस दिन हमारा कोर्ट रीओपन हो रहा है, ठीक है। आपका प्रिस्क्राइब पीरियड मान लीजिए आज 30 जनवरी को एक्सपायर हो गया
और आज के दिन आपका कोर्ट क्लोज है, तो जिस दिन नेक्स्ट कोर्ट खुलेगा उस दिन आप जाकर अपना सूट अपील या एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन क्लोज्ड ऑन दैट डे। अगर कोई कोर्ट अपने नॉर्मल वर्किंग आवर किसी दिन अपने नॉर्मल वर्किंग किसी एक दिन में अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स के किसी भी एक समय में बंद रही है, तो उस दिन हम मान लेंगे, डीम कर लेंगे कि कोर्ट उस दिन पूरे समय उस दिन पूरा दिन ही बंद रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। ठीक है, एक्सटेंशन कब मिल सकता है पीरियड का? एनी अपील और एप्लीकेशन, ध्यान रखिए, एनी अपील और एप्लीकेशन सूट नहीं है, सूट में एक्सटेंशन नहीं होता है प्रिस्क्राइब पीरियड का। अपील और एप्लीकेशन, ठीक है, अदर देन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ 21 ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी। सीपीसी का ऑर्डर 21 मतलब एग्जीक्यूशन, मतलब सेक्शन 5 जो है हमारा सूट और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो अपील या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन को छोड़ के मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। कोर्ट अगर चाहे तो उसको प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी एडमिट कर सकता है, अगर एपिलेंट सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था कि वो अपील या एप्लीकेशन को विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड फाइल नहीं कर सका। ठीक, सेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्स अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। एक्सटेंशन मिल सकता है किसी भी सिर्फ अपील या एप्लीकेशन में, सूट या और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में एक्सटेंशन नहीं मिलता है। एक्सटेंशन कोर्ट चाहे तो दे सकता है, मे बी एडमिटेड, और अगर एपिलेंट जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि वो क्यों उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर फाइल नहीं कर सका था, देन ओनली इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली कोर्ट के डिस्क्रिशन पे बेस्ड है। कोर्ट अगर चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है। एक्सप्लेनेशन: द फैक्ट दैट appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the high court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause। अब अगर यहाँ पे क्या बोला गया है कि एप्लीकेंट को सफिशिएंट कॉज दिखाना होगा कोर्ट को कि क्यों वो फाइल नहीं कर पाया। अब एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, अगर कोई एप्लीकेंट कोर्ट को ये दिखा देता है कि वो कोर्ट के किसी ऑर्डर या प्रैक्टिस ऑफ द जजमेंट ऑफ किस कोर्ट के किसी ऑर्डर से मिसलेड हुआ था, या प्रैक्टिस या जजमेंट हाई कोर्ट के किसी प्रैक्टिस या जजमेंट से मिसलेड हुआ था, और उस मिसलेड होने के वजह से वो अपना प्रिस्क्राइब पीरियड को ठीक से असरटेन या कंप्यूट नहीं कर पाया, तो ये जो हमारा रीजन है मिसलेड हो जाना, उसे हम सफिशिएंट उसे कोर्ट सफिशिएंट कॉज मानेगी। नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल डिसेबिलिटी एंड दिस इज एन important section where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree। यहाँ पे ध्यान रखिए, इट इज फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, सेक्शन 6, सूट या एग्जीक्यूशन पर, ठीक है, एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी reckoned a minor or insane or idiot, he may institute the suit or make the application he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has been ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified for in the third column of the schedule। देखिए लीगल डिसेबिलिटी क्या बात कर रहा है कि जब 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 पर्सन एंटाइटल्ड है सूट या एग्जीक्यूशन को फाइल करने के लिए, और उस दिन जिस दिन से उसका प्रिस्क्राइब पीरियड रन होना शुरू होगा उस दिन, ठीक है, उस दिन अगर वो पर्सन हमारा माइनर है, इंसेन है या फिर एन इडियट है, माइनर इंसेन या इडियट है, तो वो अपना सूट या एप्लीकेशन अपने लीगल डिसेबिलिटी माइनर इंसेन या इडियट वाले डिसेबिलिटी के खत्म होने के बाद वो सेम टाइम पीरियड जो अलाउ किया गया है शेड्यूल में, उसमें उस टाइम पीरियड में वो फाइल कर सकता है। मान लीजिए एक पर्सन जो है वो जिस दिन उसको सूट फाइल करने का उसका प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन वो माइनर है। अब जब उसका माइनॉरिटी खत्म होगा, जब वो 18 साल का होगा, उसके बाद से उसको सेम टाइम पीरियड मिलेगा जो उसको ऑर्डिनरीली मिलता।
मान लीजिए एक सूट फाइल करने का टाइम पीरियड है हमारा 3 साल, ठीक है। अभी है 2025 चल रहा है और वो माइनर अभी 16 साल का है, तो वो 18 साल का होगा 2 साल के बाद, ठीक है। 2 साल के बाद होगा तो उसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड का जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो आज से नहीं होगा, वो 2 साल बाद से होगा। और उसको सेम टाइम पीरियड मिलेगा जो उसको ऑर्डिनरीली मिलता सूट फाइल करने के लिए। When such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time so specified. अब कोई पर्सन है और जिस समय प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होना है, प्रिस्क्राइब पीरियड की काउंटिंग जब से शुरू होना ही है, उस समय वो पर्सन को दो डिसेबिलिटी, मान लीजिए वो माइनर के साथ साथ इंसेन भी है, ठीक है। या फिर उससे पहले एक डिसेबिलिटी था, वो माइनर था और उस माइनॉरिटी के खत्म होने से पहले उसको दूसरी डिसेबिलिटी भी लग जाए, वो इंसेन भी हो जाए, ठीक, दूसरी डिसेबिलिटी से भी वो इफेक्टेड हो जाए, तो वो सूट तब इंस्टीट्यूट कर सकता है या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन का तब कर सकता है जब उसका दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाए, जब दोनों डिसेबिलिटी खत्म होगा और उसके बाद उसे सेम टाइम पीरियड मिलेगा जो उसे ऑर्डिनरीली मिलता। When the disabilities continues up to the death of the person, his legal representative may institute the suit or make an application within the same period after the death as would otherwise have been allowed for the टाइम पीरियड सो स्पेसिफाइड। अब जिस पर्सन को सूट फाइल करने का राइट है, जब उसका सूट फाइल करने का प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होता है उस समय उसे डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी उसके डेथ तक कंटिन्यू होती है, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर चाहे तो सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सेम पीरियड आफ्टर द डेथ, उसके डेथ के बाद, और उसे जो टाइम पीरियड मिलेगा सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फाइल करने का, वो सेम पीरियड मिलेगा जो हमारा शेड्यूल के थर्ड कॉलम में मेंशन है, और वही पीरियड जो ऑर्डिनरीली मिलता। When the legal representative referred in subsection 3 is at the date of the death of the person who he represent affected by any such disability, the rules in subsection 1 and 2 shall apply. अब लीगल, मान लीजिए वो पर्सन का डेथ हो गया, वो सूट फाइल नहीं कर पाया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाया गया। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जिस जिस दिन वो पर्सन का डेथ हो रहा है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस दिन वो भी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है। तो जो हमने 1 और 2 में रूल पढ़ा है ना, डिसेबिलिटी सीज होने का, और दो डिसेबिलिटी है तो दोनों के सीज होने का और फिर सेम सिमिलर टाइम पीरियड मिलने का, वो रूल अप्लाई होगा ही होगा, ठीक। when one person under disabilities when one person under the disability dies after the disability ceases but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to the person had he not died. अब एक पर्सन जो डिसेबिलिटी के अंदर था, अब वो मर चुका है, लेकिन वो मरा अपने डिसेबिलिटी के सीज होने के बाद, डिसेबिलिटी सीज हो गई, उसके बाद वो पर्सन मरा, लेकिन जो उसके पास टाइम पीरियड था सूट फाइल करने का उसी टाइम पीरियड के विद इन मरा है, ठीक है, टाइम पीरियड खत्म नहीं हुई है, टाइम पीरियड के विद इन मरा है। तो क्या होगा, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, लेकिन उसी टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड उस डिसीज व्यक्ति को होती सूट या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन वूम्ब। Disability of several persons. Disability of several persons. Where one of the several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is under any such liability and a discharge can be given without the concurrence of such person,
time will run against them all, but where no such discharge can be given, time will not run against any of them until one of them becomes capable of giving a discharge without the concurrence of others, or until the disability has ceased. अब सेक्शन 7 बात करता है डिसीज ऑफ वन ऑफ द सेवरल पर्सन। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को डिसेबिलिटी है। जब बहुत सारे पर्सन जॉइंटली एंटाइटल्ड है सूट इंस्टीट्यूट करने का या फिर एग्जीक्यूशन फाइल करने का, और उनमें से कोई एक पर्सन को डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसमें दो केसेस बन सकता है। अगर उस पर्सन जिसे डिसेबिलिटी है उसके कॉन्करेंस के बिना लीगली डिस्चार्ज दिया जा सकता है, तो जो टाइम पीरियड है प्रिस्क्राइब पीरियड का, वो सभी व्यक्तियों, सभी जितने पर्सन है सबके अगेंस्ट में रन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर लीगली डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता है, जो पर्सन्स हैं उनको जो पर्सन्स के जो पर्सन्स है और उनमें डिसेबिलिटीज है, अगर उन पर्सन्स के कॉन्करेंस के बिना डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता है, तो टाइम किसी भी अदर पर्सन्स के अगेंस्ट में रन नहीं करेगा। टाइम तब रन करेगा जब उनमें से कोई भी एक पर्सन की डिसेबिलिटी सीज हो जाए और वो पर्सन केपेबल हो जाए डिस्चार्ज देने के लिए, तब हमारा जो टाइम पीरियड है वो रन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ एवरी काइंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। इस पर्पस के सेक्शन के लिए जो मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो मिताक्षर लॉ से गवर्न हो रही है, उसे हम मान लें कि वो इंसान केपेबल है डिस्चार्ज देने का अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली के कॉन्करेंस के बिना, ठीक है, अगर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट उसके पास है। स्पेशल एक्सेप्शन, सेक्शन 8 बात करते हैं स्पेशल एक्सेप्शन। नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 क्या बात करता है? लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 7 बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सेवरल पर्सन। नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 applies to suit to enforce right of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन। सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्रीएम्पशन का जो भी राइट है, अगर आपको सूट फॉर प्रीएम्पशन लाना है, तो उसके लिए जो पीरियड है वो 3 साल है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। भले ही आपको किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो या कुछ भी हो, सेक्शन 6 और 7 में जो चीज़ है वो प्रीएम्पशन के सूट में अप्लाई नहीं कर सकती। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड करेगा 3 साल तक, जब से डिसेबिलिटी का सेसेशन हुआ है। उसके बाद फर्दर डिसेबिलिटी आ जाए या कुछ हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखना है, प्रीएम्पशन का सूट्स में 3 साल वाला रूल है। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, where once the time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. एक बार अगर टाइम पीरियड रन होना स्टार्ट हो गया, बाद में कोई भी डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी आई आपको सूट इंस्टीट्यूट करने में, तो वो आपका टाइम पीरियड को स्टॉप नहीं करेगी। एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। Provided that where letter of administration to the estate of creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। यहाँ पे सिंपल सा बात है, जो लेटर ऑफ किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, अगर वो स्टेट ऑफ अगर वो उसी के डेटर को दिया गया है, तो लिमिटेशन का पीरियड तब तक नहीं रन करना स्टार्ट करेगा जब उस समय तक रन नहीं करेगा जब तक कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। Suit against trustee and representative, notwithstanding anything contained in the foregoing provision of the no suit against a person in whom the property has vested in trust for any specific person or his legal representative or assignees for the purpose of the following in his or his hand such property or the proceeds thereof or for an account of such property proceed shall be barred by any length of time। सीधा सीधा बात है, ट्रस्टीज और सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड their representative पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, उस पे कोई बार नहीं होता है, ठीक है।
For the purpose of this section, property comprised in a Hindu, Muslim, or a Buddhist, religious, or charitable endowment shall be deemed to a property vested in trust for specific purpose, and the manager of the property shall be deemed to be the trustee. हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, रिलीजियस, चैरिटेबल एंडाउमेंट को हम मानेंगे फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, और जो उसका मैनेजर है उसको हम ट्रस्टी मान लेंगे. Suits on contract entered into outside the territory to which this act extend. Suit instituted in the territory to which this act extend on contract entered into the state of Jammu and Kashmir. अब इसका ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं रहा है इस पॉइंट का, तो हम पढ़ेंगे suit instituted in the territories to which this act extends on contract entered in a foreign country shall be subject to the rules of limitation contained in this act. अब लिमिटेशन एक्ट को कहते हैं लॉ ऑफ लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द फोरम. जिस फोरम में आप जा रहे हो आप पर वहीं का लिमिटेशन लॉ अप्लाई होगा. तो नो रूल ऑफ लिमिटेशन enforced in the state of J&K or in any foreign country shall be a defense to a suit instituted in a said territories on contract entered into the state of country. ठीक है, ये कोई डिफेंस नहीं होगा अनलेस जो वहाँ जो उस फॉरेन कंट्री का अगर लिमिटेशन रूल के वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सटिंग्विश हो गया है तब हम लोग उस फॉरेन कंट्री का लिमिटेशन रूल मान लेंगे, या फिर the parties are domiciled in that state or in foreign country during the प्रिस्क्राइब पीरियड बाई सच रूल. जो पार्टीज थे वो डोमिसाइल थे उसी फॉरेन कंट्री में, जो वहाँ का प्रिस्क्राइब पीरियड है ना, उस फॉरेन कंट्री का लिमिटेशन लॉ से जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उस पूरे पीरियड के दौरान अगर पार्टीज उसी फॉरेन कंट्री में डोमिसाइल थे तब हम लोग फॉरेन का लिमिटेशन मान लेंगे. वैसे तो लिमिटेशन लॉ जिस फोरम में आप जा रहे हैं उसी फोरम का माना जाता है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री के लिमिटेशन लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सटिंग्विश हो गया या पूरे प्रिस्क्राइब पीरियड के दौरान पार्टीज उसी फॉरेन कंट्री में डोमिसाइल थी, तब हम लोग उस इन दो सिचुएशन में इंडियन लिमिटेशन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. पार्ट 3 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. सेक्शन 12 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स. Exclusion of time in legal proceeding. In computing the period of limitation for any suit, appeal, or application, the day from which the period is to be reckoned shall be excluded. जिस दिन period of limitation start हो रहा है वो दिन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, वो दिन एक्सक्लूड रहेगा. ठीक है. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील और एप्लीकेशन ऑफ लीव टू अपील फॉर अ रिवीजन और फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिवीजन या रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेन वॉज प्रोनाउंस, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ द कॉपी ऑफ डिक्री, और डिक्री की कॉपी ऑब्टेन करने में जितना टाइम लगा, ठीक है, या फिर सेंटेंस की कॉपी में या फिर ऑर्डर अपील की कॉपी में ऑर्डर अपील की कॉपी मिलने में जितना टाइम लगा वो सारा टाइम एक्सक्लूड होगा. where decree or order is appealed from or sought to be revised or reviewed, जब आपको डिक्री या ऑर्डर को अपील कर रहे हैं या उसे रिवाइज या रिव्यू कराना चाहते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की गई है लीव टू अपील का लीव लेने के लिए, मतलब परमिशन लेने के लिए किसी डिक्री ऑर्डर से, तो वो जो टाइम पीरियड लगता है जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए वो भी एक्सक्लूड होगा. डिक्री की कॉपी लेने के लिए जो टाइम लगा एक्सक्लूड होगा, जजमेंट की कॉपी लेने के लिए जो टाइम लगा एक्सक्लूड होगा, जिस दिन जजमेंट डिलीवर किया गया वो दिन एक्सक्लूड होगा, और जो पहला दिन है जिस दिन लिमिटेशन पीरियड या कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ है वो दिन भी एक्सक्लूड होगा. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए अगर लिमिटेशन पीरियड का काउंट करना है तो वो जो टाइम लगा है हमें अवार्ड की कॉपी को निकलवाने में, ऑब्टेन करने में, वो टाइम भी हमारा एक्सक्लूडेड रहेगा. एक्सप्लेनेशन. In computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of decree or an order, any time taken by the court to prepare the decree or order before the application for the copy thereof shall not be included. मतलब आप जब एप्लीकेशन दिए उसके बाद कोर्ट को जितना टाइम लगा सिर्फ वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा आपका. कोर्ट अगर पहले से ही डिग्री प्रिपेयर कर रही थी और उसके 10 दिन बाद आपने एप्लीकेशन दिया और आप बोलिएगा कि वो पीरियड भी एक्सक्लूड किया जाए जब कोर्ट खुद से डिग्री प्रिपेयर कर रही थी और आपने एप्लीकेशन नहीं दिया था, तो वो पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा. सेक्शन 13 बात करता है एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन केसेस वे लीव टू सू एज अपील और अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर.
In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where application to leave to sue as an appeal or as a pauper has been made. To sue or appeal as a pauper has been made. ठीक है। जब अब जब अगर आप एप्लीकेशन ही फाइल करते हैं ना परमिशन लेने के लिए कोर्ट का कि आप जो है एज अ पॉपर सू करना चाहते या अपील करना चाहते, तो आपने एप्लीकेशन दिया और आपका एप्लीकेशन एज अ पॉपर सू करने का रिजेक्ट हो गया, तो वो टाइम पीरियड जिस दौरान वो एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था गुड फेथ में, ठीक है, कोर्ट का लीव लेने के लिए वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। अगर आप गुड फेथ में अपना एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो जितना टाइम लगा है उस एप्लीकेशन के प्रोसिक्यूशन में वो पीरियड एक्सक्लूड होगा, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट आपको कहेगी कि भाई अब आप कोर्ट फी हम आपको एज अ पॉपर तो नहीं मानेंगे, आप कोर्ट फीस दीजिए। तो कोर्ट फीस देने के बाद जो आपका सूट या अपील का जो टाइम पीरियड है उसका सेम इन्फोर्स होगा और कोर्ट ऐसा मान लेगी कि आपने जो कोर्ट फीस है वो फर्स्ट इंस्टेंस में पे किया था, मतलब तभी पे कर दिया था जब आपने एप्लीकेशन फॉर एज अ पॉपर फाइल किया था। बहुत सिंपल सा है। ऐसे हम लोग जनरल रूल पढ़े थे डेफिनेशन में कि कब माना जाएगा कि सूट फाइल किया गया है पॉपर के केस में, तब माना जाता था जब वो एप्लीकेशन फाइल करता था टू गेट द लीव ऑफ द कोर्ट टू सू एज एन पॉपर। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो अगर वो एप्लीकेशन को वो गुड फेथ में डाला था, वो गुड फेथ में प्रोसिक्यूट करा था एप्लीकेशन, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, तो कोर्ट एक मौका देती है। कोर्ट कहती है कि आप अपना कोर्ट फीस पे कर दीजिए। अगर पॉपर जो एज अ पॉपर फाइल करना चाहता था सूट, वो कोर्ट फीस पे कर देता है, तो कोर्ट ये मान के चलती कि जो कोर्ट फीस है वो उसी दिन फाइल हो गई, उसी दिन उसने कोर्ट फीस दे दिया जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल किया था एज अ पॉपर सू करने के लिए। आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस ओवर हियर। Exclusion of time. Next section, exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. ठीक है। In computing the period of limitation for any suit, the time, याद रखिएगा ये सिर्फ सूट पे है, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether in the court of first instance or appeal or revision, against the defendant shall be excluded, where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in a court from from defect of jurisdiction or other cause in nature is unable to entertain it. सिंपल से किस्सा है। अगर प्लेंटिफ चला गया अपना सूट लेके किसी ऐसे कोर्ट के पास जिसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था, लेकिन वो जो है वो बोनाफाइड वे में गया था, ठीक है, उसका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, तो जितना भी टाइम लगा है उस डिफेक्टेड ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में वो सारा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपका सिविल प्रोसीडिंग अगर आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में है तो भी अप्लाई होता है, अपील और रिवीजन में भी ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूडेड हो जाएगा जितना टाइम पीरियड आपने बोनाफाइडली कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन में उस सूट को कंटेस्ट करने के लिए। In computing the period of limitation for any application, the time during which the applicant has been prosecuting with due diligence another civil proceedings, ठीक है, this is for the period of application, वो था सूट के लिए, wherein a court of first instance or appeal or revision against the same party for the same relief shall be excluded. Proceeding is prosecuted in good faith in a court from a defect of jurisdiction. सेम बात है, वो सूट के लिए एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा डिफेक्ट ऑफ jurisdiction में, अगर आप गुड फेथ से बोनाफाइडली प्रोसीड कर रहे हैं तो। Notwithstanding anything contained in Rule 2 Order 22 Order 22 Rule 2 में जो भी थे उनसे फर्क नहीं पड़ता सीपीसी का, ठीक है। जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 का वो अप्लाई करेगा fresh suit instituted on the permission granted by the court under Rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground of suit must fail by reason of defect और बोल रहा है कि आप कोर्ट अगर ऑर्डर दी है कि भाई तुम यहाँ इस मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तुम इसे हटा के उस कोर्ट में ले जाओ जिसके पास जुरिसडिक्शन है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो सूट है वो फेल हो जाएगा डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन होने की वजह से। तो ऐसे केसेस में
जो फिर टू ऑर्डर टू रूल टू में जो बातें लिखी गई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उस पीरियड टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। In excluding the time period during which the formal civil proceeding was pending, the day, अगर हम यहाँ पे बात किया जा रहा है फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग, जब कब उसको ये करना है उसका टाइम पीरियड से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब जिस दिन वो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया था और जिस दिन वो एंड हुआ था डिफेक्टेड जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट में, वो दोनों दिन काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो लंबा चौड़ा कहानी है, उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन वो फॉर्मल प्रोसीडिंग आपने इंस्टीट्यूट कर दिया था और जिस दिन वो खत्म हुआ था वो दोनों काउंट होगा। The plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. Misjoinder of parties or cause of action shall be deemed to be the cause of like nature with a defect of jurisdiction. ठीक है, misjoinder of parties or cause of action को भी हम defect of jurisdiction के तरह ही मान लेंगे इस section के purposes के लिए. Exclusion of time in certain other cases. In computing the period of limitation for any suit or application for the execution of decree, the institution or execution for which has been stayed by the injunction or an order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. अगर किसी चीज पे इंजंक्शन लग जाता है तो जिस दिन इंजंक्शन ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, इंजंक्शन का जितना पीरियड है जब तक वो इंजंक्शन कंटिन्यू कर रहा है, जिस दिन इंजंक्शन दिया गया था और जिस दिन इंजंक्शन को विड्रॉ किया गया है, वो सभी टाइम पीरियड एक्सक्लूडेड रहेगा. In computing the period of limitation for any suit for which notice has been given or for which the previous consent or sanction of the government or any authority is required in accordance with the requirement of any law for the time being in its force, the period of such notice or as the case may be the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. अब बहुत सारे ऐसे सूट होते हैं ना जिससे अगर आपको सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट करना है तो आपको पहले नोटिस देना पड़ता है सीपीसी के अंदर. तो यहाँ पे बात किया जा रहा है उसी नोटिस के बारे में जब नोटिस देना जरूरी हो प्रीवियस कंसेंट लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, किसी अथॉरिटी का जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, तो वो जो पीरियड ऑफ नोटिस है और जितना भी टाइम लगा उस कंसेंट या सैंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए, वो सारा समय भी एक्सक्लूड होगा लिमिटेशन पीरियड से. इन एक्सक्लूडिंग द टाइम पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द डेट on which the application was made for obtaining the consent or sanction and the date of the receipt of the order of the government shall both be counted. यहाँ बोल रहे जो पीरियड ऑफ नोटिस है वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन जिस दिन आपने नोटिस दिया था और जिस दिन आपको सैंक्शन मिल गई वो दोनों दिन लिमिटेशन पीरियड में काउंट होगा. In computing the period of limitation of any suit or application for execution of a decree by any receiver or interim receiver appointed in the proceedings for adjudication of a person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceedings for the winding up of the company, the period beginning with the date of institution of such proceedings and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be and shall be excluded. अब देखिए, जब हमें लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना है किसी सूट या एप्लीकेशन के बारे में जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब डिक्री ऑफ का एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी रिसीवर या इंटरिम रिसीवर के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है किसी एडजुडिकेशन प्रोसेस में, उस पर्सन का जो इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर कोई ऐसा लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया है कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग्स के लिए, तो पीरियड कब से स्टार्ट होगा? पीरियड उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, बिगनिंग जिस दिन हुआ है ऐसे प्रोसीडिंग का उस दिन स्टार्ट हो जाएगा पीरियड, और ख़त्म होगा जब रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए उसके 3 महीना बाद ये पीरियड खत्म होगा और वो पीरियड एक्सक्लूड रहेगा. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर the suit for the possession in computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. हमें पता है जब एग्जीक्यूशन होता है उसका एक मोड होता है सेल करना, तो इनका जब हमें ये करना इस चीज़ के लिए जब लिमिटेशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है, सूट फॉर पोजेशन का सूट है अगर, और ऐसे परचेजर के द्वारा है जिसने सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में वो सूट लिया था, तो जो उतना भी टाइम लगेगा उसको उस प्रोसीडिंग में
सेल को सेट असाइड कराने के लिए, अगर वो सेल को सेट असाइड कराने का प्रोसीडिंग है, उसमें उसको जितना भी समय लग रहा है वो सभी समय एक्सक्लूडेड रहेगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, वो टाइम जब डिफेंडेंट ही भाई साहब इंडिया में है ही नहीं है, या फिर ऐसे टेरिटरीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, तो जितने समय के लिए डिफेंडेंट भैया बाहर है उतना समय हमारा लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूडेड रहेगा। सेक्शन 16 बात करता है इफेक्ट ऑफ दैट ऑन और बिफोर द एक्यूरल ऑफ राइट टू सू, व्हेन पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो उसके पास अगर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट या एप्लीकेशन होता और वो मर जाता है वो राइट को अक्यूर होने से पहले, या फिर जब वो राइट टू इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन उसके ऊपर तभी अक्यूर होता जब वो पर्सन मरता, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब से कंप्यूट किया जाएगा जब उसका जो डिसीज है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाए सूट को इंस्टीट्यूट करना या एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट करने के लिए। सिंपल सा बात है, जब भी कोई पर्सन जिसके अगर वो जिंदा होता तो उसके पास राइट टू सू होता और वो मर गया, राइट टू सू राइट अक्योर होने से पहले वो मर गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जो जिसके मरने से ही राइट टू सू आया है, तो वो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और जब तक वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल नहीं हो जाता लिमिटेशन पीरियड का काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा। वेर अ पर्सन सेम है, वेर अ पर्सन अगेंस्ट हुम, ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट अगर वो जिंदा होता तो हम सूट इंस्टीट्यूट कर पाते या एप्लीकेशन फाइल कर सकते, और वो पर्सन पहले ही मर गया, मेरे पास राइट अक्यूर उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने का राइट अक्यूर होने से पहले ही वो पर्सन मर गया, या फिर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, उस पर्सन के अगेंस्ट में सूट या एप्लीकेशन में करने का राइट तभी ही आता जब वो उसके मरने पर ही, उस पर्सन के डेथ पर ही वो हमको मिलता, राइट। तो यहाँ इन केसेस इस केस में भी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तभी से रन करना स्टार्ट करेगा जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज का केपेबल हो जाए इंस्टीट्यूट केपेबल हो जाए कि उससे प्लेंटिव जो है सूट इंस्टीट्यूट करे या एप्लीकेशन ला सके। अब यहाँ जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में है वो सिंपल सा बात है, प्री एम्पशन राइट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, या और साथ ही साथ इमूवल प्रॉपर्टी जो हेरिडेटरी ऑफिसेज है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और ऑफ मिस्टेक, सेक्शन 17 इज इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ, वेर इन केस ऑफ एनी suited application for which a period of limitation by this act, a suited application is based upon the fraud of the defendant or respondent or his agent, suited application जो है डिफेंडेंट या उसके एजेंट के फ्रॉड पे बेस्ड है। The knowledge of the right of the title on which the suited application is founded is concealed by the fraud of any such person the aforesaid, defendant या respondent या उसका एजेंट के पास नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल है, और वो उसको कंसील किया है बाय फ्रॉडुलेंट मैनर्स, ठीक है, या फिर द suited application is for the relief of consequence, relief from the consequence of mistake हुई है, फ्रॉड हुई है, एक्टिव कंसीलमेंट हुआ है, वेर एनी डॉक्यूमेंट या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है प्लेंटिफ को अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए वो डिफेंडेंट ने फ्रॉडुलेंटली कंसील किया गया है उससे, तो इन सभी में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि प्लेंटिव डिस्कवर कर ले फ्रॉड को या मिस्टेक को, या फिर प्लेंटिव जो है रीजनेबल डिलीजेंस दिखा करके वो फ्रॉड या मिस्टेक को डिस्कवर कर सकता था। और जब कंसील डॉक्यूमेंट का बात जहाँ हुआ है तो प्लेंटिव या एप्लीकेशन के पास जब मीन्स आ जाए कि वो कंसील डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब तक ये सब नहीं होगा तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना स्टार्ट नहीं करेगा। Provided that nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made to recover or enforce any charge against or set aside a transaction affecting any property which, अब इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है जो किसी सूट या एप्लीकेशन को एनेबल करते कि वो इन केसेस में जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, इन केसेस में उस ट्रांजैक्शन को सेट असाइड कर दे, जब अगर फ्रॉड के केस में कोई एक परचेजर है और उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के परचेज किया है उस प्रॉपर्टी जिसके बारे में डिस्प्यूट है, और वो जो इंसान है जिसने परचेज किया है वो फ्रॉड का पार्टी नहीं है, ठीक है, ना ही परचेज के समय उसके पास जानकारी थी, नॉलेज था ऐसे फ्रॉड के बारे में, और ना ही उसके पास रीजन टू बिलीव था कि कोई ऐसा फ्रॉड कमिट हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक के केस में
परचेजर जो है वैल्यूएबल कंसिडरेशन का, उसको सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन विद द मिस्टेक वॉज में, उसको पता ही नहीं था कि मिस्टेक, या फिर रीजन टू बिलीव भी नहीं था कि ऐसा मिस्टेक हुआ है। अरे सिंपल सा बात है भैया कि आपको नुकसान हुआ है, लेकिन जो अनदर थर्ड पर्सन है, जो ना तो पार्टी ऑफ फ्रॉड है, ना उसके पास नॉलेज है, ना रीजन टू बिलीव है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपके साथ मिस्टेक हुआ है, तो अगर उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके कुछ खरीदा है तो हम थोड़ी बोल सकते हैं आपको कि आप महान हो, सूट फाइल करके इसको भगा दो। इसने अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया है, फ्रॉड का पार्टी नहीं है, मिस्टेक का पार्टी नहीं है, नॉलेज नहीं है, रीजन टू बिलीव नहीं है, तो इसका जो परचेज है ना वो वेल एंड गुड इन लॉ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाओ उस बंदे को पकड़ो, उस पर केस करो। इन द केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट, हैज द परचेज कंसील डॉक्यूमेंट के भी केस में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सो रहे थे, डॉक्यूमेंट आपको भुला गया, और किसी थर्ड पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन देके, वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके खरीद लिया, और उस कंसीलमेंट में उसका कोई हाथ नहीं था, ना ही खरीदने प्रॉपर्टी खरीदने के समय उसे कोई नॉलेज था या रीजन टू बिलीव था कि जिस पर्सन से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो आपका डॉक्यूमेंट कंसील करके मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आप सो रहे थे। Where a judgment debtor has by fraud or force, judgment debtor जब fraud or force से prevent the execution of a decree or order और अरे यार फिर से पढ़ते, where a judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of a decree or order within the period of limitation, the court when application of the judgment creditor आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर। देखो एग्जीक्यूशन कराने का समय मिला था, अब उस समय जो जजमेंट लेटर है जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास किया गया था वो फ्रॉड या फोर्स लगा के डिक्री का एग्जीक्यूशन ही नहीं होने दे रहा था, ठीक है, और पूरे पीरियड ऑफ लिमिटेशन में फ्रॉड या फोर्स लगा के डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया। तो जो जजमेंट क्रेडिटर है जिसके फेवर में जजमेंट आया वो एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, बोलेगा भैया मेरा पीरियड को एक्सटेंड करो, और कोर्ट उसके जो पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है तब एक्सटेंड कर सकता है। अब स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे हम लोग, एग्जीक्यूशन का कभी भी एक्सटेंड नहीं हो सकता है, बार पढ़े थे ना, सूट और एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखिए एग्जीक्यूशन में एक्सटेंशन मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब जजमेंट डेट फ्रॉड या फोर्स एग्जीक्यूट करता है, फ्रॉड या फोर्स लगा के डिक्री का एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देता फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और सजेशन ऑफ फोर्स एज मे बी। ठीक, जिस फ्रॉड जब फ्रॉड का पता चला या फोर्स जब खत्म हो गया उसके 1 साल के विद इन आप एप्लीकेशन लेके जाइए कोर्ट में। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट द एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। सेक्शन 18 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ राइट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed or by the person through whom he derives his title liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। किसी भी प्रिस्क्राइब किसी सूट या एप्लीकेशन के प्रिस्क्राइब पीरियड के एक्सपायर होने से पहले अगर वो बंदा एक्नॉलेजमेंट दे दे राइटिंग में कि हाँ भैया मेरा लाइबिलिटी बनता है इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट दे और उस एक्नॉलेजमेंट को साइन भी कर दे, तो जिस दिन उसने एक्नॉलेजमेंट को साइन किया है उस दिन से एक नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेदर राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड ओरल एविडेंसेस में बी गिवन, अगर जो राइटिंग है वो उसमें डेट नहीं दिया हुआ कि किस दिन एक्नॉलेजमेंट दिया था, तो उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि किस दिन उसको साइन किया गया था, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फालतू है, आगे बढ़ते। सेक्शन 19 इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी, वे पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ किसी डेट या इंटरेस्ट और लेगेसी का पेमेंट अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड के एक्सपायरेशन से पहले कर देते हैं, वो पर्सन जो लाइबल है पे करने का वो पे कर देता है, तो अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट होगा उस दिन से जिस दिन पेमेंट हुआ है, ठीक। सेक्शन 20 है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन, एजेंट ड्यूली ऑथराइज जो हमने 18 और 19 में देखा है, इन केस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इंक्लूड्स, अगर कोई पर्सन अंडर डिसेबिलिटी है तो एजेंट का मतलब उसके लिए लॉफुल गार्जियन, कमिटी या मैनेजर या कोई ऐसा एजेंट जो ऑथराइज किया गया गार्डियन के द्वारा, कमिटी के द्वारा या फिर कोई मैनेजर
जो एक्नॉलेजमेंट पे साइन करता है उसके बिहाफ उसने भी एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा। नथिंग इज सेड Nothing in the said sanction renders one of the several joint contractors, partner, executor, mortgagees chargeable by the reason of the written acknowledgement only signed by or by the payment made by or by the agent of any others or others of them. ठीक है। अब इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं, अगर सेवरल बहुत सारे जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्टनर्स या एग्जीक्यूटर्स है या मॉर्गेजीज चार्जेबल है और सिर्फ इस रीजन के वजह से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया है, पेमेंट वगैरह किसी एक ने दे दिया, तो वो बाकी सब पे बाइंडिंग नहीं होता है। Effect of substituting or adding new plaintiff. Where after the institution of the suit, a new plaintiff or defendant is substituted or added. सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को सब्सिट्यूट या ऐड किया गया है तो सूट शैल एज रिगार्ड हिम, उस व्यक्ति को जो नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उसके रिगार्ड में सूट उस दिन इंस्टीट्यूट हुआ है जिस दिन उसको पार्टी बनाया गया था। प्रोवाइड द कोर्ट इज satisfied that omission to include a new plaintiff or defendant was due to mistake and in good faith, it may direct the suit as regard plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date. अगर कोर्ट को ऐसे लगे कि गुड फेथ में मिस्टेक था तो कोर्ट अगर चाहे तो वो जो न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है जिसको सूट में लाया गया वो बोलेगा कि कोर्ट चाहे तो वो लोग का इंस्टीट्यूशन किसी अर्लियर डेट से भी करवा सकता है। अब नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply to case where a party is added or substituted owing to assignment or devolution of any interest। ठीक है, इंटरेस्ट डिवॉल्व हो गया पेंडेंसी ऑफ द सूट के दौरान और वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बन गया तो हम ये दोनों रूल फॉलो नहीं करेंगे भैया, आप तभी माने जाइए कि जिस दिन से सूट चल रहा है। कंटिन्यूइंग ब्रीचेस ऑफ टॉर्ट। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीचेस ऑफ द टॉर्ट और इन केस ऑफ द कंटिन्यूइंग ब्रीचेस ऑफ टॉर्ट या कंटिन्यू टॉर्ट हो रहा है तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब से रन होना शुरू होगा जिस दिन जब जब एक नया टॉट हुआ उस दिन से नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब जब एक नया ब्रीच हुआ उस टाइम से नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कंपनसेशन फॉर एक्शन विदाउट स्पेशल डैमेज। इन केस ऑफ सूट ऑफ कंपनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन, तब ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें कॉज ऑफ एक्शन तब तक राइज नहीं होता जब तक कोई स्पेसिफिक इंजरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस टाइम से कंप्यूट होगा जब इंजरी हो जाए। ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे, मतलब वही जो जनवरी फरवरी हम लोग का चलता है। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय पोजीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पर मुझे पता है आप लोगों ने इतने दूर तक वीडियो देखा नहीं होगा इसलिए मैं इतना लेथार्जी के साथ पढ़ा रही हूँ, मैं इसे काफी अच्छा पढ़ा सकती हूँ पर क्या फायदा। चलो एनीवेज, वेयर द एक्सेस एंड द यूज ऑफ लाइट और एयर for any building have been peaceably enjoyed therein as an easement and as of a right without interruption for 20 years, and where any way or water course or the use of water by easement has been peaceably and openly enjoyed by any person, peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto as an easement as a right without interruption for 20 साल, the right to such access air way water course use of water other in shall be absolute and indefeasible। बोल रहा है कि अगर आप लाइट एयर को पीसेबली इंजॉय कर रहे हैं 20 साल तक, कोई वाटर को आने जाने का रास्ता को अगर आप दूसरे की प्रॉपर्टी में 20 साल तक इंजॉय कर रहे हैं बिना इंटरप्शन के पीसफुली और ओपनली इंजॉय कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे 20 साल तक आपने अगर इंजॉय कर लिया उस राइट को तो आपका ईजमेंट एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, ईच ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स शैल बी स्टे टू पीरियड एक्सटेंड। अब ये 20 साल कब गिना जाएगा, पीरियड एक्सटेंडिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स। आप आज सूट मान लीजिए आप आज सूट फाइल कर रहे हैं, इससे इससे 1 साल 2 साल 2 साल पहले ही आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर ये आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे ये सब चीज़ इंजॉय कर रहे थे तो आपका ईजमेंट एब्सोल्यूट होगा जब आप 30 साल तक बिना इंटरप्शन एंजॉय करेंगे। एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जन ऑफ अ सर्वे एंड टेनेंट, where any land or water upon any easement has been enjoyed by the virtue of the interest for life, याद रखिएगा रिविजनल ऑफ टेनेंट में 3 साल देखा जाता है। ठीक है,
सूट इंस्टीट्यूट करने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशन किया गया है। वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का ख़त्म होने के बाद अगर आप तो उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने के बाद अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, तो हम मानेंगे कि आपका जो राइट है ना पोजेशन का, वो खत्म हो गया। क्योंकि देखिए भैया, पोजेशन के लिए बहुत ही अच्छा खासा समय दिया गया है शेड्यूल में। अगर आप उस पूरे समय सो रहे थे, तब आगे भी सोते रहिए, आपका जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका। तो ये जो हमारा सेक्शन है ना 27 सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट और ये सब्सटैंटिव नेचर का सेक्शन है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि एक्सटिंग्विशमेंट कब हो जाता है राइट टू प्रॉपर्टी का, जब आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सूट लाने के लिए, पोजेशन के पर्पस के लिए, उस पूरे समय आप सो रहे थे, सूट नहीं लाए, तो अब प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही, आपका राइट उस प्रॉपर्टी पे से एक्सटिंग्विश हो गया। फिर मिसलेनियस पार्ट है 28, 29, 30, खुद से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। 31 है, छोड़ दीजिए, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर शेड्यूल में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सिंपल सा बात है, जो सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स होता है उसमें 3 साल का लिमिटेशन पीरियड पूछ होता है, ठीक है। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरव्यू में, तो मैंने बस इसके आगे प्रोबेबली वर्ड लगा दिया, तो वो जो बैठे हुए थे इंटरव्यूअर, वो थोड़ा से पगला गए कि मैंने प्रोबेबली क्यों लगाया, मुझे पता नहीं, मुझे पता था सर, पर मैंने ऐसे ही प्रोबेबली लगाया, मुझे मजा आ रहा था। नेक्स्ट इज सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए थोड़ा सीरियसली देख लेते हैं। अकाउंट से रिलेटेड के लिए 3 साल है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड के लिए भी टाइम 3 साल है। ये सब जनरल जनरल है, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी सूट रहेंगे सबके लिए 3 साल 3 साल। देख लीजिए कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, सब में 3 साल। तो जितना भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिखे ना, सब में आप 3 साल लगा के आ जाइए। अब डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो भी सूट है उसमें भी 3 साल है, 3 केस बनते। तो डिक्लेरेशन से जैसे रिलेटेड कोई सूट आप देखें और लिमिटेशन पूछे तो 3 साल दे दीजिएगा, ठीक है। डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सूट है तो उसमें भी 3 साल है, 3 साल है, 3 साल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो देखिए, रिडीम करने के लिए मॉर्गेजर के पास रिडीम करने के लिए 30 साल है, ठीक है। रिडीम करने के लिए 30 साल है, और पोजेशन रिकवर करने के लिए 12 साल है, और सरप्लस कलेक्शंस को रिकवर करने के लिए 3 साल है, ठीक। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज के लिए 12 साल है। आप ये तो याद रखिएगा ही, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। मॉर्गेजर के पास रिडीम करने के लिए 30 साल, पोजेशन रिकवर करने के लिए 12 साल, सरप्लस कलेक्ट करने के लिए 3 साल, मॉर्गेज मनी का पेमेंट का मनी सिक्योर करने के लिए 12 साल। अब मॉर्गेजी के पास फोरक्लोजर के लिए 30 साल, पोजेशन के लिए 12 साल, possession of immovable property based on the previous possession and not on title के लिए 12 साल, for possession of immovable property और any interest therein के लिए भी 12 साल। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द प्लेंटिफ हैज बिकम एंटाइटल्ड टू पोजेशन बाय द रीजन ऑफ फॉरफीचर या ब्रीच ऑफ कंडीशन के लिए 12 साल, बाय लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम अ टेनेंट 12 साल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा मेरा इंट्यूशन है, लेट्स सी। फिर है पार्ट 6 सूट रिलेटिंग टू अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 साल 3 साल 3 साल, जो नॉन सीरियस है ना उसके लिए 3 साल देते हैं। अब मॉर्गेज जैसी चीजों के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलता है। टॉट के लिए 1 साल, टॉट में 1 साल था, 1 साल था, 2 साल था, याद रखिएगा। एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इस सब के लिए 2 साल है। और फिर कंपेंसेशन 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 रिस्ट्रेन कंपेंसेशन कंपेंसेशन, ये लोग के लिए 3 साल है। ये सब ध्यान रखने का, अब हर एक चीज को तो याद नहीं कर सकता ना बंदा। सूट रिलेटिंग टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए 12 साल। रिकवर देखिए, रिकवर करने के लिए 12 साल। मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवर करने के लिए, मूवेबल ट्रस्ट से मूवेबल रिकवर करने के लिए 3 साल। सेट ट्रांसफर को सेट असाइड करने के लिए हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटी एंडाउमेंट के लिए 12 साल है। ये देख लीजिएगा, इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा नहीं जाता। मिसलेनियस मतलब प्रीएम्पशन का राइट को एनफोर्स कराने के लिए 1 साल है, ठीक है। सेट सेल को सेट असाइड कराने के लिए 1 साल है। उसके बाद फॉरेन जजमेंट वाले टू नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर पोजेशन ऑफ हेरिडेटरी ऑफिस 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल, 30 साल, ये सब नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब देखिए सूट ऑफ विच नो, जिसके लिए कोई प्रिस्क्राइब सूट, ऐसा सूट जिसके लिए कोई प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं है
वो आपका 3 साल रहेगा। ये पार्ट 10 में है और एंट्री नंबर 113 में है। फिर सेकंड डिवीजन अपील्स का किया गया है, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल 90 दिन, ठीक है, उस 30 दिन, ये आप देख लीजिएगा खुद से। थर्ड डिवीजन है एप्लीकेशन का, सबसे कम आई थिंक ये नहीं है, सबसे कम मिलेगा। सूट समरी प्रोसीजर के लिए 10 दिन मिलता है आपको, ठीक है। फिर नीचे आते हम लोग और नीचे नीचे नीचे, ठीक है। अपील एज अ पॉपर के लिए हाई कोर्ट में 60 डेज, किसी अदर कोर्ट में 30 दिन। पॉपर के लिए याद रखना, इट्स काफी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट में SLP के लिए ये दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अदर एप्लीकेशंस 3 साल, अदर सूट्स 3 साल, और ये हमारा खत्म। और सबसे कम जो लिमिटेशन पीरियड है वो हमारा कितना दिन का था, अभी हम लोग ने देखा था, दैट वाज ऑफ 10 days, ठीक है। फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट अंडर समरी। अब देख लेते हैं हम लोग इसका, जरा सा टेबल पे ध्यान दीजिए। ये सूट का डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट कॉलम में कि किस तरह का सूट है, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, और थर्ड कॉलम में दिया हुआ समय, पीरियड कब से वो रन कब, ये 3 साल क्या चीज होने से ये 3 साल रन करना स्टार्ट करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने लिमिटेशन एक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर मेरे चैनल पे थोड़े ज्यादा व्यूज या लाइक्स होते या सब्सक्राइबर्स भी होते तो मैं इसे और डेप्थ में इन ग्रेड और बहुत ही मन से पढ़ाती, बट क्या करूँ, मुझे बस ऐसे ही वीडियो डालना था तो मैंने भी ऊपर ऊपर से कर दिया। ठीक है, बाय।